वंदे भारत की शान। नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। देश में मानसून का आगाज़ हो चुका है और जब भी खेती बाड़ी की बात की जाती है, ख़ास तौर से हमारे यहाँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया है जो खेती का क्षेत्र है, जो पूरी तरह से सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर है, तो इसलिए मानसून की लगातार बात की जाती है। और मानसून के पहले प्रिडिक्शन से ही अगर हम देखें तो किसानों की पूरी नज़र रहती है इस बात पर कि मानसून किस तरह से आगे बढ़ रहा है और उसके साथ किस तरह की एग्रीकल्चर एडवाइजरी जो खेती को लेके सलाह सरकार की ओर से उनके पास आ रही है, या बहुत बार जो KVKs होते हैं उनकी ओर से आ रही है। तो इन्हीं सब बातों को लेके, क्योंकि अब हमारे देश में भी मानसून आ चुका है और लगातार इस पर खबरों में भी बातें आ रही हैं कि किस तरह से मानसून चल रहा है, उसकी चाल क्या है और किसानों को उसके हिसाब से किस तरह अपनी जो सोइंग की, बुआई की रणनीति कहा जाए या उसको कहा जाए कि चयन करना चाहिए, समय का किस तरह से फैसला करना चाहिए, इन सब बातों पर बातचीत हो रही है। इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में यहाँ दो खास मेहमानों को अपने साथ जोड़ा है। उन दोनों मेहमानों से आपका परिचय कराए थे और तब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे आज के पहले मेहमान जो हैं वो हैं डॉक्टर RK जैनमानी, जो सीनियर साइंटिस्ट हैं IMD के, और हमारी दूसरी मेहमान डॉक्टर अनंत वशिष्ठ, जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं ICAR की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है DD किसान पर। सर, शुरुआत आपसे करते हैं बातचीत की। और जैसा कि हम लोग अभी लगातार देख रहे हैं कि मानसून की बात हो रही है, केरल में हमने देखा कि एक हफ्ते देर से मानसून आया है और मानसून के आने को लेके, क्योंकि सीधे तौर पे खेती से ये जुड़ी हुई बात है, तो एक जिज्ञासा सब हर किसी के मन में रहती है कि चलो अभी तो एक हफ्ते लेट आया, लेकिन आगे किस तरह की चाल इसकी दिखने वाली है? नहीं, देखिए, अभी तक जो स्थिति है, केरल तो एंटायर केरल कवर किया है। जैसे बताया आप, 8 जून जो है, तो 1 जून नॉर्मल डेट है, बट लेट है, 7 दिन में आया। उसका प्रोग्रेस ठीक है, मतलब अभी कर्नाटक कवर हुआ है, दक्षिण का जो कर्नाटक अभी रह गया, और गोवा भी कवर हुआ है। तो ये तो दक्षिण भारत का है। तमिलनाडु तो कम बारिश होता है, और तो आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा जैसे कवाली। तो अगर दक्षिण का बात करें, अभी जो मानसून का प्रोग्रेस लाइन है वो हमारा रत्नागिरी जो है, कोंकण से लेकर के रायचूर कर्नाटक और देन कवाली जो आंध्र प्रदेश का जो दक्षिण हिस्सा है, और फिर बंगाल का खाड़ी के होके फिर हमारा जो गैंगेटिक क्षेत्र होता है, जो वेस्ट बंगाल का एरिया है, तो हमारा कैनिंग से लेकर के कोलकाता होते हुए आगे जो बिहार झारखंड का कुछ हिस्सा कवर करते हुए जो पूर्व बिहार का हिस्सा है, जो फॉरबिसगंज है, वहीं। तो ये लेटेस्ट जो है, यही लेटेस्ट है। और अभी कंडीशन बहुत जल्दी फेवरेबल हो रहा है, क्योंकि ऐसे कुछ फीचर जैसे सभी को मालूम होगा, जो हमारा जो विपर्जय जो था, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, उसी का जो लॉन्ग टर्म वो रहा, तो वो तो एक केरल में बारिश लाया, उसके साथ साथ तो वो गुजरात होते हुए अभी उत्तर प्रदेश में है। मानसून तो उत्तर प्रदेश कवर नहीं हुआ है, लेकिन अभी लेटेस्ट में ये बोल रहा हूँ, काफ़ी बारिश दिया है। जैसे राजस्थान है, गुजरात का पूरा एरिया है, और मुझे तो लगता है उत्तर प्रदेश का भी पूरा एरिया बारिश हो रहा है। जी, यानी मानसून भले अभी आने में देर हो, लेकिन बारिश की कमी पूरी हो गई है बहुत हद तक, बहुत जगह में। हाँ। जी। डॉक्टर वशिष्ठ, जब हम बारिश की बात कर रहे हैं तो लगातार अब किसानों के मन में एक संदेह का वातावरण शुरू में था, क्योंकि मानसून में लेट हो रहा था। और ये जो मौसम है, एक तरह से कहा जाए धान, दलहन और तिलहन तीनों के लिहाज से एक बहुत महत्वपूर्ण समय ये है, जबकि बुआई की शुरुआत होनी चाहिए। लेकिन मानसून में देरी के कारण जो समाचार माध्यमों में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बुआई में लेट हो गया है और इससे आगे उत्पादन पर असर पड़ सकता है। अभी मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि जो किसान इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि गुजरात, राजस्थान और यूपी में तो फिर भी बारिश हो गई है, लेकिन बाकी जगहों पे जहाँ देर हो गई है, देर से आ गया है मानसून, या कई जगहों पर जहाँ देर हो गई है अभी आने वाला है, वहाँ के किसानों को किस तरह से इसके साथ अपना तारतम्य बिठाना चाहिए?
जी, जैसे कि अभी आपने देखा है कि मानसून का महीना है और इस समय जो है जो मुख्य फसलें हमारी लगती हैं तो वो धान की फसल है और धान को जो है पानी की बहुत ज़रूरत होती है और जो वर्षा का पानी होता है उससे अगर धान की फसल उगाई जाती है तो उसकी जो गुणवत्ता होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है इन कंपेयर टू आपका जैसे आर्टिफिशियल रेन देते हैं हम कैनाल से देते हैं या भूजल से देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर इस साल मानसून अच्छा है तो आप वो फसलें लगाएं जिसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जैसे कि अभी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि इस साल भी मानसून सामान्य रहेगा। सामान्य रहेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि बारिश का वितरण कैसा होगा, इसका हमको अभी पूर्वानुमान नहीं है कि इस बारिश का वितरण मतलब ज़्यादा होगा या कम होगा। टोटल जो बारिश होगी जून से लेकर सितंबर तक वो सामान्य के आसपास रहेगी। तो किसान भाई बहनों को इसका बहुत ध्यान रखना है, उनको मौसम आधारित खेती करनी है। जैसे कि अभी आप देख ही रहे कि हमारे जो उत्तर भारत में होता है वो मानसून अभी नहीं आता है। जो दिल्ली की जो नॉर्मल डेट है, सामान्य तिथि है, वो 29 जून हम मानते हैं। वो 2-3 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन आपने अभी देखा ही है कि विप्रोजॉय से ही बारिश आ रही है। डॉक्टर वशिष्ठ, यहाँ एक सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि यूपी में जैसे विपर्जॉय का मान लीजिए बारिश शुरू हो गई है, तो जो किसान मानसून का इंतज़ार कर रहे थे, जिनको बुआई करनी थी 10 दिन 15 दिन के बाद मानसून के आने पर, क्या उनको इस बारिश में अपने मानसून को प्री सोइंग शुरू कर देनी चाहिए या उनको इंतज़ार करना चाहिए मानसून के लिए? जी, जैसे कि फसलों की बुआई का भी समय अलग अलग होता है। अभी जैसे धान की है तो धान की जैसे नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं। जैसे आपका यूपी में आपका धान लगता है, पंजाब हरियाणा जहाँ जहाँ भी आपकी धान की खेती होती है तो आप उसमें नर्सरी लगाना शुरू कर लीजिए। अब जैसे राजस्थान का है वो ज़्यादा वर्षा आधारित क्षेत्र है तो वहाँ पे आपके जैसे बाजरा की खेती वो लोग करते हैं क्योंकि कम वर्षा में भी आपकी हो जाती है। और अभी आपकी वहाँ पे अच्छी बारिश हुई है तो सॉइल में जो है मॉइस्चर अच्छा है, आपकी नमी अच्छी है। तो जैसे कम पानी, जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है, जैसे आपका बाजरा है या दलहनी फसलें हैं, वो आप वहाँ पे लगा सकते हैं, उनकी बुआई आप शुरू कर सकते हैं जी। और इसके अलावा आपको जैसे मैं कुछ ये कहूँगी कि आपको कुछ सावधानी और रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपका जो खेत प्रिपेयर कर रहे हैं उससे पहले जो मृदा है, मृदा स्वास्थ्य की ज़रूर जानकारी ले लीजिए और उसमें पोटास की मात्रा बढ़ा दीजिए। क्योंकि अभी जो गर्मी आप देखते हैं, तापमान भी अधिक चलता है, तो आपका पोटास डालने से क्या फ़ायदा होता है कि जैसे बारिश कभी नहीं हुई और थोड़ा ड्राइनेस आ गई, सॉइल में जो मॉइस्चर की कमी हो गई, तो इसमें पौधों को जो होता है उससे लड़ने की क्षमता, जो सूखे से लड़ने की क्षमता हम कहते हैं, वो बढ़ जाती है। तो पोटास की थोड़ा आप मात्रा उसमें बढ़ा दीजिए, या आप जैसे देसी खाद या सड़ी गली गोबर की खाद होती है उसकी मात्रा आप बढ़ा दीजिए। इसमें क्या होता है, मॉइस्चर जो धारण करने की क्षमता होती है मृदा, वो बढ़ जाती है और धीरे धीरे जो पानी होता है ना मृदा से धीरे धीरे निकल रहा है, पेड़ पौधों को मिल रहा है, तो वो धीरे धीरे रिलीज होता है मृदा से। तो ये थोड़ी जो है आप जानकारी अगर किसान भाई बहन रखते हैं और इसको अपने प्रैक्टिस करते हैं तो मॉनसून का रूटीन, मॉनसून का कैलेंडर और उसके साथ कृषि का तालमेल, इसी पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं और हमारे साथ 2 मेहमान बने हुए हैं। ये चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज मॉनसून के आने में हुई देरी और उसके साथ किसानों का जो कृषि को लेके, बुआई को लेके फैसला है, उसमें किस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं, करने चाहिए, इसके ऊपर हमारे साथ डॉक्टर जैनामणि यानी सीनियर साइंटिस्ट IMD और डॉक्टर अनंत वशिष्ठ प्रिंसिपल साइंटिस्ट ICAR दोनों बने हुए हैं इस चर्चा में। डॉक्टर जैनामणि, अल नीनो की चर्चा बहुत हम सब ने सुनी है और आम आदमी भी चाहे उसको कुछ न पता हो, वो अल नीनो का नाम तो आज जान रहा है। अल नीनो का प्रभाव पड़ने वाला है, ये तो 100% सबको क्लियर है, लेकिन संदेह यहाँ पे है कि इसका प्रभाव किस तरह से पड़ेगा, क्योंकि कई जगहों पे तो ये आ रहा है कि अल नीनो का असर होगा, कई जगहों पे बात आ रही है कि असर ज़रूर होगा, लेकिन अल्टीमेटली जैसे IMD ने भी कहा है कि बारिश सामान्य होगी। तो थोड़ा इसको अगर आप समझा सकें कि किस तरह से ये असर काम करता है। देखिए, जो एल नीनो है वो हमारा प्रशांत महासागर, जो पूर्व और केंद्रीय प्रशांत महासागर पूरा जाके हमारा जो पूर्व क्षेत्र में दूर जो साउथ अमेरिका, पेरू कोस्ट, वहाँ क्या होता है 2 या 5 साल के साइकिल में जो समुद्र का जो तापमान है ऊपरी भाग वो राइज करता है। तो टेम्परेचर कभी कभी जो तापमान होता है गर्म होता है, जो नॉर्मल से 1 डिग्री अबव या 0.8, तो जब शुरू होता है तो अगर रहता है, परसिस्ट करता है या लंबा टाइम रहता है, 3 महीना रहता है एटलीस्ट, तो एल नीनो डिक्लेयर होता है। तो इस साल जो है ऐसे ट्रेंड है कि वो जो पेरू कोस्ट प्रशांत महासागर का जो इक्वेटर के पास तापमान बढ़ रहा है, ये हो गया समुद्र का जो है, और उसी के साथ हमारा जो हवा का दिशा या जो ग्लोबल, तो बिकॉज वहाँ हाई टेम्परेचर होता है, तो जहाँ ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है सरफेस में, तो वहाँ जो विंड पैटर्न और प्रेशर पैटर्न थोड़ा अलग बिहेव करता है। तो ये साइकिल होता है कि तो वहाँ अगर हाई टेम्परेचर होता है तो नेचुरली वहाँ प्रेशर फॉल होगा। तो ऐसे भी तो अलग सीजन में जो एल नीनो नहीं होता है, प्रेशर वहाँ हाई होता है, तो ऐसा रिवर्स होता है, तो विंड कुछ जो है उसी की दिशा में जा सकता है। तो लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारा जो इंडियन रीजन है और भारत महासागर है वो भी काफ़ी बड़ा एरिया है। तो इस साल जो है भारत महासागर जो है फेवरेबल है इंडियन मानसून के लिए। और मैं दर्शक को ये, हमारा किसान भाई बहन को बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो मानसून है वो बहुत बड़ा है। सभी को मालूम होगा, माडागास्कर से जो आता है समुद्री विंड या क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो हम लोग बोलते हैं, सोमाली जेट बोलते हैं, वो बॉम्बे कोस्ट में माड़ खाता है या केरल कोस्ट में माड़ होके बारिश दिलाता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला। और हमारा बंगोपसागर जो है बंगाल का खाड़ी, वहाँ से भी पूर्वी हवा आके उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल सब बारिश देता है। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि एल नीनो बन रहा है तो हमारा सारा मानसून कट ऑफ होगा, कुछ बहुत बड़ा। सो ये भी डाटा दिखाया गया है, अगर 1960 ऑनवर्ड हम लोग जितना साल पक्का एल नीनो डेवलप हुआ है, ओनली 60% जो है इंडियन मानसून 2 ईयर्स, अगर 10 साल एल नीनो हुआ है तो आउट ऑफ दैट 6 ईयर रेनफॉल वाज लो, अनदर 4 ईयर्स वाज नॉर्मल। डॉक्टर वशिष्ठ, ये कहा जा रहा है और स्वाभाविक तौर से अगर हम एक हफ्ता कह रहे हैं कि मॉनसून लेट है, लेकिन हम कह रहे हैं कि सामान्य हो जाएगा आखिर में, तो निश्चित तौर पे बाद में इंटेंसिटी ज़्यादा होगी बारिश की और कम समय में वर्षा ठीक ठाक होगी या शायद एवरेज से ज़्यादा होगी। ऐसे में जो किसान हैं उनको धान के लिए तो समझ में आता है, लेकिन तिलहन और दलहन के जो किसान हैं उनको किस तरह से एडजस्ट करने की, बैलेंस करने की ज़रूरत होगी इसमें? जी, जैसे कि देखते हैं आप दलहनी फसलें या तिलहनी फसलें, तो पानी के प्रति भी काफ़ी संवेदनशील होती है, इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। धान को तो काफ़ी ज़रूरत होती है पानी की। तो जैसे कि आप देख ही रहे कि बारिश की इंटेंसिटी भी काफ़ी आ जाती है। जब भी बारिश होती है, पहले क्या होता था कि जो 2-3 दिन की बारिश है वो अभी कम, जो ड्यूरेशन है बारिश का वो कम हो रहा है, और वो इंटेंसिटी ज़्यादा होने से एकदम से वाटर लॉगिंग वाली कंडीशन आ जाती है। तो इसमें जैसे जो भी किसान भाई बहन अपनी दलहनी या तिलहनी या सब्जी वर्गीय फसलें लगाते हैं, इवन मक्का है वो भी पानी के प्रति संवेदनशील है, तो उनको हमेशा रेज बेड में लगाना है। जैसे रेज बेड कहते हैं ना, हम थोड़ा ऊंचा करके उनको लगा दीजिए, ताकि अगर पानी आएगा भी तो उनकी जड़ें खराब नहीं होगी। और उसके पास ही आप एक जैसे पौंडनुमा स्ट्रक्चर अगर आप बना देते हैं, ताकि जो जल निकासी है, जो खेत में पानी अगर इकट्ठा भी हो रहा है तो उस पानी को आप उसमें निकाल सकते हैं, वहाँ से निकाल सकते हैं, जिससे आपकी दलहनी फसलें या तिलहनी फसलें उनको नुकसान ना हो, या सब्जी वर्गीय फसलें उनको नुकसान ना हो। कुल मिला के जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात निकल के आई, डॉक्टर जैनामणि और डॉक्टर वशिष्ठ दोनों ने एक बात पर जोर दी कि किसानों को एक बार में लंबे समय का मॉनसून अच्छा होगा या ख़राब होगा इस तरह से सुन के और अपने
कृषि से आधारित फैसले नहीं करने चाहिए। उनको रोज़ के आधार पर, हफ्ते के आधार पर उनको जानकारी लेना चाहिए और उसके हिसाब से अपने जो निर्णय है अपना उसमें फेरबदल करना चाहिए, उसको एडजस्ट करना चाहिए। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक से लौटने के बाद ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी.com। पर एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं मॉनसून की स्थिति और मॉनसून की स्थिति के साथ किसानों के लिए जो अभी खरीफ की फसलों की बुआई का समय है उसमें क्या विकल्प हैं, इनके बारे में डॉक्टर राजेंद्र कुमार जैनामनी, सीनियर साइंटिस्ट IMD से, और डॉक्टर अनंत वशिष्ठ, प्रिंसिपल साइंटिस्ट ICAR से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वशिष्ठ, ब्रेक पे जाने से पहले आप जिस एक परियोजना के बारे में बता रही थी उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे किसानों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। जी, जैसे कि भारत मौसम विज्ञान विभाग है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इन दोनों के सहयोग से एक परियोजना हमारे पूरे भारतवर्ष में चल रही है जो है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा। इसमें जो है हमारा जैसे अगले 5 दिनों में मौसम कैसे करवट बदल रहा है, अधिकतम तापमान क्या रहेगा या न्यूनतम तापमान क्या रहेगा, बारिश कैसी होगी, बादलों की स्थिति कैसे है, या आपके जो है हवा की गति किधर है, हवा की दिशा किधर को है, ये सारी जानकारी उसमें रहती है। नमी कितनी है, आर्द्रता कितनी है। किसानों को डॉक्टर वशिष्ठ इसकी जानकारी कहाँ से मिल सकती है? हाँ जी, हाँ। तो ये जानकारियाँ जैसे आपकी जो है जो भी संस्थान है वो अपने एक तो वेबसाइट पे डाल देता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के वेबसाइट पे भी आपको ये सब जानकारियाँ मिल सकती है। विभिन्न माध्यम है आपके, जैसे आपका दूरदर्शन है, रेडियो है, DD किसान है। जानकारी होना और जानकारी का जो जिसको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और इसीलिए डॉक्टर वशिष्ठ से मैंने ये सवाल पूछा, उन्होंने बताया कि कहाँ। मैंने देखा है क्योंकि आजकल किसानों के पास स्मार्टफोन सबके पास है, तो मैंने देखा है कि किसान बहुत सारे जो दूसरे चैनल्स हैं, चाहे वो गूगल का हो, IBM का हो, इस तरह के ऐप भी हैं और गूगल बहुत जगहों से वो ये जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं। कई बार उन जानकारियों में आपस में अंतर्विरोध भी होता है। इस पर थोड़ा सा आपसे मैं ये जानना चाहूँगा किसानों के लिए कि जब इस तरह की अलग अलग तरह की जानकारियाँ हों तो उसमें कितनी विश्वसनीयता कहाँ मानी जानी चाहिए। जैसे IMD तो ठीक है, और जैसा कि मैम ने भी कहा कि दूरदर्शन है, DD किसान पर लगातार हम लोग मौसम का समाचार देते रहते हैं, लेकिन अगर जो दूसरे अन्य स्रोत हैं वहाँ से जो जानकारियाँ मिल रही हैं वो कितनी विश्वसनीय है, कितना उन पर भरोसा करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ये जो आपका प्रश्न सही है कि जो आप आता है जैसे गूगल से आप अगर टाइप करेंगे कोई भी लोकेशन तो 10 दिन 15 दिन का तापमान और रेन और स्काई कंडीशन जो है कैसा रहेगा, बारिश होगा नहीं होगा, लेकिन वो जेन्युइन नहीं है। क्योंकि क्या है ना कि जैसे बताए मेघदूत आप हमारा जो है और हमारा जो वेबसाइट है mausamgov.in है, और मैं ये बोलना चाहता हूँ जैसे KVK है वो लोग भी पुशअप करते हैं, जो वार्निंग है या फोरकास्ट 2 हफ्ते तक या 5 दिन तक। और हमारा जो वेरियस चैनल्स है जैसे दूरदर्शन है, DD किसान है, और उसके साथ साथ हमारा वेबसाइट है और ऐप है, और वो छोड़ के भी व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। जैसे KVK के साथ कुछ फार्मर्स, सारा नहीं मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जो थोड़ा जिसको जानकारी है कि हाँ, सो एक्चुअली ये है कि जो करते हैं कृषि आजकल तो सारे जो एग्रीकल्चर करते हैं ऑलमोस्ट एजुकेटेड है, थोड़ा बहुत मतलब जानकारी वो पढ़ लेंगे, जान लेंगे। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके साथ वो जोड़ जाए, जैसे उनका नंबर वो जो नियरेस्ट KVK है वहाँ जाके थोड़ा पता करें, जैसे मैम बोल रहे थे, सो दैट
कि वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन उनको मिले। डॉक्टर वशिष्ठ, आपने जलवायु परिवर्तन की चर्चा की थी जब पहले हम बात कर रहे थे, और निश्चित तौर पे जो चाहे मॉनसून इस बार सामान्य हो या 2-3% का फ़र्क हो, लेकिन ये ज़रूर है कि आने वाले वर्षों में ये चीज़ें बढ़ती जानी हैं और मॉनसून के अलावा दूसरी समस्याएं जो मौसम जनित हैं वो बढ़ने वाली हैं। इसमें ICAR की तरफ से किसानों को जो कहा जाता है क्लाइमेट रेजिस्टेंट एग्रीकल्चर के लिए किस तरह के जो नए प्रयोग हैं वो हो रहे हैं, और वहाँ से आप किसानों को किस तरह की सलाह देंगी कि उनको अपने जो खेती बाड़ी के जो सामान्य तरीके हैं उसमें उनको क्या बदलाव करना चाहिए जिससे उन पर मौसम का जो असर है वो कम से कम हो? जैसे जलवायु परिवर्तन आप कह ही रहे हैं कि उसमें विविधता आ रही है और आपका बारिश या जो भी तापमान है वो अचानक से बढ़ रहा है या सामान्य से कम जा रहा है, या बारिश भी बहुत ज़्यादा हो जाती है कभी है। तो इसलिए जो है मौसम के अनुसार आपको क्रियाकलाप करना है। जब भी आप कोई भी कृषि कार्य करने जा रहे हैं तो उससे पहले मौसम की जानकारी लीजिए। जैसे आप सपोज फसलों में आप कोई स्प्रे करने जा रहे हैं, आपको पता है कि कोई बीमारी कीड़ा आ गया और आपको उसमें स्प्रे करना है, लेकिन आपने मौसम की जानकारी नहीं ली और आपने उसमें स्प्रे कर लिया, लेकिन तुरंत विदिन 1 डे या सेम डे उसमें बारिश हो गया, तो उसके देखो आप कितने साइड इफ़ेक्ट आपके आ गए। एक तो बारिश से आपका धुल गया, आपका तो नुकसान हुआ ही क्योंकि आजकल पेस्टिसाइड भी काफ़ी महंगे आ रहे हैं। दूसरा वो धुल के आपका मृदा में चला गया, आपका मृदा को उसने दूषित कर लिया, पेस्टिसाइड उससे दूषित कर दिया। बारिश ज़्यादा होगा तो सॉइल से अंदर जाके आपका भूजल को दूषित कर गया, आपका भूजल भी उससे खराब हो गया। अगर बारिश और ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या होगा, रन ऑफ होके वो जो पेस्टिसाइड है वो पानी के साथ मिलके जो नदी नाले हैं उससे जो निकटतम आपके झील है या पौंड तालाब हैं वहाँ से होते हुए नदी में चला जाएगा, और वहाँ जो आपके जलीय जो पौधे होते हैं या जंतु होते हैं, मछलियाँ होती हैं, उनको भी वो नुकसान पहुँचा सकता है। कार्यक्रम में क्योंकि अब समय हमारा समाप्त हो गया है, इसलिए डॉक्टर वशिष्ठ और डॉक्टर जैनामणि, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो आज जो पूरी चर्चा हुई उसमें उसको अगर सारांश के तौर पे कहा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात जो दोनों ही हमारे साइंटिस्ट गेस्ट्स ने आज कही है वो ये कही है कि एक तो आपको मौसम की जानकारी पर लगातार नज़र रखना चाहिए, दैनिक आधार पर नज़र रखना चाहिए, और जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उनसे आपको, जैसे चाहे वो IMD है, चाहे वो मेघदूत ऐप है या KVKs हैं, जो या दूरदर्शन DD किसान पे जो आपको जानकारियाँ मिल रही हैं, जो ऑथेंटिक सोर्सेज से जानकारियाँ मिल रही हैं उस पर आपको नज़र रखना चाहिए। साथ ही जैसे इस मौसम के लिए कहें तो आने वाले दिनों में बारिश क्योंकि सामान्य से थोड़ा ज़्यादा हो सकती है, अगर उसको सामान्य के स्तर पर रहना है तो इसलिए जैसा कि डॉक्टर वशिष्ठ ने कहा कि आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, पानी का लॉगिंग ना हो इसलिए थोड़ा सा वहाँ स्लोपिंग करना चाहिए, थोड़ा ऊपर की जो ज़मीन बना के उस पर अपनी बुआई करनी चाहिए। तो ये जो कुछ छोटी छोटी बातें निकल के सामने आई हैं, अगर आप उसका ध्यान रखेंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि मानसून के बाद चाहे खरीफ में धान हो या दलहन तिलहन, सबकी खेती आपकी बहुत अच्छी होगी और आपको मुनाफा भी बहुत अच्छा होगा। दीजिए मुझे फिलहाल मंडी.com से इजाज़त, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DD किसान, क्योंकि DD किसान पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।